गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू विशेष फिजिक्स क्लासेज। अपन बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बुक की बात कर रहे थे, जिसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट किया था। उसमें अपन ने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। इससे जस्ट पहले अपन ने पढ़ा था ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड कि ग्रेडियंट का होता है, वो अपन ने डिस्कस किया था। ग्रेडियंट के बाद देखा था कि स्केलर फील्ड क्या होता है, ग्रेडियंट को स्केलर फील्ड में कैसे अप्लाई किया जा सकता है और उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कैसे लिखा जाता है। आज बात करने वाले हैं सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस की कि ये जो सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस होता है वो क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड क्या होता है। तो वेक्टर फील्ड के बारे में तो अपन डिस्कस कर चुके हैं कि वेक्टर फील्ड क्या होता है। आज अपन देखने वाले हैं कि अपने पास सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस क्या होता है। तो डाइवर्जेंस होता क्या वो देखते हैं। तो डाइवर्जेंस देखने से पहले अपन ने पढ़ा था वेक्टर फ्लक्स। अपन ने क्या पढ़ा था, एक टॉपिक पढ़ा था जस्ट इससे पहले वाली क्लास में, जो था अपने पास वेक्टर फ्लक्स। वेक्टर फ्लक्स में देखा था अपन ने, क्या देखा था कि यदि कोई पानी की फ्रेम होती है, उस फ्रेम में से पर सेकंड यानी एक प्रति सेकंड पानी की मात्रा कितनी आ रही है और कितनी निर्गत हो रही है, यानी उस फ्रेम में से जो पानी की मात्रा निर्गत होती है वो अपन ने क्या माना था, कोई फ्लक्स माना था। ऐसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड क्लास 12 में भी पढ़ चुके हो कि अपने पास कोई भी क्लोज सरफेस एरिया होता है। क्या होता है अपने पास, जैसे ये कोई क्लोज सरफेस एरिया है एस, और इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, वो इसका क्या होता है, फ्लक्स होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि किसी सदिश क्षेत्र में स्थित आयतन अल्पांश को परिबंध, ये परिबंध है यानी बाउंड है, किसी सदिश क्षेत्र में स्थित आयतन अल्पांश को परिबद्ध करने वाले बंद पृष्ठ से निर्गत प्रति एकांक आयतन फ्लक्स सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। सबसे पहले तो अपन बात कर रहे हैं कि यदि डाइवर्जेंस की बात कर रहे हैं तो जो भी फील्ड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वेक्टर फील्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए अपने पास, वेक्टर फील्ड। तो जिसका भी डाइवर्जेंस लिखा जाएगा वो किस फॉर्म में होगा, अपने पास वेक्टर फील्ड में होगा। फिर उसमें लिखा है कि इसमें स्थित आयतन अल्पांश यानी कोई क्लोज सरफेस है जिसका आयतन अल्पांश अपन ने ले रखा है, उसको परिबद्ध करने वाले कोई बंद पृष्ठ से निर्गत प्रति एकांक आयतन, यानी जो भी अपने पास क्लोज सरफेस होगा उससे निर्गत प्रति एकांक आयतन फ्लक्स की मात्रा। यानी इस डेफिनेशन को यदि मैं मैथमेटिकल टर्म में लिखूँ तो कैसे लिखूँ कि स्थित आयतन अल्पांश को परिबद्ध करने वाले बंद पृष्ठ से निर्गत प्रति एकांक आयतन फ्लक्स, यानी मैं लिख सकता हूँ फाई अपन में क्या लिख सकता हूँ, dv। यानी इसका मीनिंग क्या है कि एकांक आयतन से निर्गत फ्लक्स की मात्रा है वही क्या होगा, अपना डाइवर्जेंस होगा। तो ये इसकी मैथमेटिकल टर्म हो जाएगी। यहाँ पे लिखा है द फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम इमिनेटिंग फ्रॉम ए क्लोज सरफेस बाउंडिंग ए वॉल्यूम फ्रैक्शन लोकेटेड इन ए वेक्टर फील्ड इज कॉल्ड द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड। फिर अपन ने लिखा है कि माना कि कोई वेक्टर फील्ड है जो क्या है अपने पास ए वेक्टर है। माना कि कोई वेक्टर फील्ड है जो क्या है अपने पास ए वेक्टर है, और इस ए को अपन क्या करेंगे, इस ए को ये ना लिखकर अपन लिखेंगे कैपिटल ए, क्योंकि अपन जो भी फील्ड लिख रहे हैं उस फील्ड को अपन किस में लिखेंगे, कैपिटल वर्ड में। तो ये जो है वो क्या है अपने पास, कैपिटल ए वेक्टर है जो कि dv आयतन के बंद में क्या है, पृष्ठ है। तो मैं लिख सकता हूँ कि dv आयतन का कोई क्लोज सरफेस ले रखा अपन ने, उसमें देखते हैं कि बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान निम्न होता है। तो देखो मुझे पता है कि क्लोज सरफेस से यदि फ्लक्स का मान लिखना है तो वो क्या होता है, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल होता है, साथ में क्या आता है अपने पास, ई वेक्टर का डॉट ds आता है। क्या आता है अपने पास, ई डॉट ds। ये रिलेशन सबने पढ़ रखा है पहले क्लास 12 में। यदि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैं ये वाला एलिमेंट लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, यदि मैं इसको इस जो अपन ने लैंग्वेज लिखी है उसके अकॉर्डिंग इसकी मैथमेटिकल टर्म बना सकते हैं, तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा, देखो यदि कोई वेक्टर फील्ड है यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डाइवर्जेंस ए वेक्टर। क्या लिख सकता हूँ, यदि कोई वेक्टर फील्ड है और वेक्टर फील्ड का क्या लिख रहे हैं अपन, डाइवर्जेंस लिख रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा अपने पास, डाइवर्जेंस ए वेक्टर। फिर मैं लिख सकता हूँ कि अपन को क्या बोला है कि पर यूनिट फ्लक्स कितना पास होगा, यानी ये क्या हो जाएगा अपने पास, फाई अपॉन में क्या हो जाएगा, dv। फाई अपॉन में क्या हो जाएगा, dv। और मुझे पता है कि यहाँ पे फ्लक्स आपने क्या लिख रखा है, फ्लक्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, फ्लक्स यहाँ पे हो सकता है अपने पास फ्लक्स अपने पास क्या हो सकता है, जैसे मैंने ले लिया कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे मैंने क्या ले लिया, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फ्लक्स क्या हो जाएगा अपने पास, ई डॉट का ds। और यदि मैं वेक्टर फील्ड ए के लिए लिखता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, ए डॉट का dv। यानी मैं यहाँ पे यदि कोई भी फ्लक्स लिखता हूँ तो वो फ्लक्स क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि फाई इज इक्वल टू क्या था अपने पास,
ई डी एस था, यहाँ पे अपन ने लिखा है कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कोई क्लोज सरफेस आयतन है वो क्या हो जाएगा ई डी एस। यानी मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ डाइवर्जेंस ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास फाइव की जगह वैल्यू हो जाएगी अपने पास क्लोज सरफेस, साथ में हो जाएगा ई डॉट का डी एस और अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास डी वी। ये वाली टर्म क्या हो जाएगी अपने पास डाइवर्जेंस ए वाली टर्म हो जाएगी। और मुझे देखना है कि यहाँ पे डाइवर्जेंस ए, यदि मैं इसमें लिमिट अप्लाई करूँ, क्या करूँ इसमें, यदि मैं लिमिट अप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा डाइवर्जेंस ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा लिमिट स्मॉल एलिमेंट है यानी क्या हो जाएगा डी बी रेज टू जीरो। अपन ने लिख रखा है कि ये एलिमेंट है वो कैसा है स्मॉल है, आई स्थित आयतन अल्पांश है, अल्पांश का मतलब वहाँ पे लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, तो लिमिट डी बी रेज टू जीरो और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 में डी वी, ये वाली टर्म हो जाएगी। अब इसका जो फाइनल डाइवर्जेंस बनेगा वो डाइवर्जेंस क्या बनेगा, तो वो अपन लिख सकते हैं ये वाली टर्म। तो ये हो सकता है अपने पास क्या डाइवर्जेंस ए वेक्टर, फिर हो जाएगा अपने पास क्या लिमिट डी वी रेज टू जीरो, तो ये हो जाएगी अपने पास लिमिट डी वी रेज टू जीरो क्योंकि स्मॉल एलिमेंट है, और यहाँ पे हो जाएगा 1 में डी वी और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास 5 ई डॉट का डी एस। 5 की मैंने वैल्यू रख दी, वॉल्यूम एलिमेंट पर यूनिट था, तो ये अपने पास जो डाइवर्जेंस को डिफाइन करेगा, क्या करेगा ये अपने पास क्या करेगा डाइवर्जेंस को डिफाइन करेगा। तो देखो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लिखा है कि पर यूनिट जो फ्लक्स पास आउट होगा किसी स्मॉल एलिमेंट से वही क्या होगा अपने पास, मतलब स्मॉल कोई एलिमेंट ले लिया और उससे जो फ्लक्स होगा यानी 5 में डी वी पर यूनिट वॉल्यूम से जो पास आउट फ्लक्स है वही क्या है अपना डाइवर्जेंस है। अब इसका फिजिकल मीनिंग देखते हैं कि डेली लाइफ में आप इसको कैसे समझ सकते हो इस वर्ड को। तो ये वर्ड आपके लिए एक न्यू वर्ड है, जो डाइवर्जेंस है वो आपके लिए एक न्यू वर्ड है, तो इसको फिजिकल मीनिंग के बेस पे देखते हैं कि फिजिकल मीनिंग ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड। तो ये तो अपनी क्या हो गई एक मैथमेटिकल टर्म हो गई कि डाइवर्जेंस ए को किस तरीके से लिखा जाता है। तो लिमिट डी वी रेज टू जीरो 1 में डी वी क्लोज सरफेस का इंटीग्रल और ई डॉट का डी एस। अब यदि इसके फिजिकल मीनिंग की बात करें तो फिजिकल मीनिंग देखो डाइवर्जेंस में क्या क्या बताता है, पॉजिटिव भी हो सकता है डाइवर्जेंस, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब यदि फिजिकल मीनिंग देखना है, इसमें अपन ने लिखा है कि कभी किसी सदिश क्षेत्र को, क्या लिखा अपन ने, किसी सदिश क्षेत्र को डाइवर्जेंस के भौतिकीय अर्थ को समझने के लिए, किसी सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस के भौतिकीय अर्थ को समझने के लिए द्रव के प्रवाह पर विचार करते हैं। अपन ने क्या माना, पहले कोई माना है द्रव, यानी कोई द्रव का प्रवाह माना है, पर विचार करते हैं यदि किसी बिंदु के चारों ओर खींचे गए आयतन अल्पांश से प्रति सेकंड प्रति एकांक आयतन से गुजरने वाले द्रव की मात्रा ही क्या कहलाती है, डाइवर्जेंस कहलाती है। यदि मैंने कह दिया कि यहाँ पे कोई द्रव का प्रवाह देखो यहाँ पे मैंने कह दिया कि कोई सोर्स है, क्या है अपने पास कोई पानी का सोर्स है, यदि पानी यहाँ से बाहर निकलता है तो पानी इस तरीके से फैलेगा, ये पानी इस तरीके से फैलेगा, सभी को पता है कि ये पानी कहाँ जाएगा, यदि ये बाहर निकलता है तो चारों ओर एक डायरेक्शन में फैलेगा, यानी वो एक तरफ नहीं जाता। यदि वहाँ का सरफेस एक जैसा बना हुआ है तो ये चारों दिशा में समान रूप से फैलता है। और मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जब समान रूप से फैलता है तो यहाँ पे अपन कोई छोटा सा कोई सरफेस बना लें, क्या बना लें, ये मैंने कोई सरफेस बना लिया इसका एक स्फीयर या सर्कल की फॉर्म में। अब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे यदि किसी बिंदु के चारों ओर खींचे गए आयतन अल्पांश, तो ये मैंने आयतन अल्पांश बना दिया, इससे प्रति सेकंड एकांक आयतन से गुजरने वाले जो द्रव की मात्रा है या गुजरने वाले जो द्रव का फ्लक्स है वही क्या होगा, इसका डाइवर्जेंस होगा। अब मैं लिख सकता हूँ द अंडरस्टैंड द फिजिकल मीनिंग ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड, कंसिडर द फ्लो ऑफ ए लिक्विड, कोई लिक्विड को एज्यूम किया है, इफ द वॉल्यूम ऑफ फ्लड पासिंग थ्रू ए वॉल्यूम फ्रैक्शन ड्रॉ अराउंड ए पॉइंट पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड डाइवर्जेंस इज एक्सप्रेस। तो ये हो जाएगा इसका भौतिकीय अर्थ। अब मैं लिख सकता हूँ कि जो इसका डाइवर्जेंस होता है वो क्या क्या वैल्यू शो कर सकता है। तो यदि मैं लिख सकते हैं कि यदि डाइवर्जेंस की बात करें तो देखो डाइवर्जेंस अपने पास पॉजिटिव भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और जीरो भी पॉसिबल है। यानी डाइवर्जेंस पॉजिटिव भी पॉसिबल है, नेगेटिव भी पॉसिबल है और जीरो भी पॉसिबल है। तो मैं डाइवर्जेंस की तीनों वैल्यू हो सकती है। अब एक एक की बात करते हैं कि डाइवर्जेंस पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा और जीरो कब होगा। फर्स्ट बात करते हैं अपन डाइवर्जेंस पॉजिटिव की। तो देखो डाइवर्जेंस यदि मैं पॉजिटिव की बात करूँ तो इसमें एक जस्ट फिजिकल मीनिंग देखते हुए अपन इसको करेंगे।
देखो आपके सामने स्लाइड में दिख रहा होगा कि डाइवर्जेंस पॉजिटिव कैसे है, एक डायग्राम भी ड्रॉ कर रखा है अपन ने। इसमें लिख रखा है कि यहाँ पे ये जो आपको कलर दिख रहा है, यहाँ पे एक सोर्स है, जो ये पिंक कलर आपको मार्कर में दिख रहा है, यहाँ पे एक क्या है अपने पास, एक सोर्स है। इस सोर्स से क्या हो रहा है, पानी बाहर की ओर निकल रहा है। तो देखो जब पानी बाहर की ओर निकलेगा तो वो इस तरीके से समान डायरेक्शन में फैलेगा। क्या होगा, समान डायरेक्शन में फैलेगा। तो मैंने एक एरिया एज्यूम कर लिया या कोई स्मॉल एलिमेंट ले लिया जो वॉल्यूम एलिमेंट है, तो इससे निर्गत या इससे आउटकमिंग जो भी फ्लक्स होगा वही अपना क्या होगा, डाइवर्जेंस होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये अपना एक सोर्स है, ये वाला जो टर्म है वो क्या अपना एक सोर्स है, ये क्या है अपने पास सोर्स है, यानी यहाँ से पानी निकल रहा है। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये क्या है अपने पास, प्लस क्यू आवेश है। क्या है अपने पास, प्लस क्यू आवेश है। और मुझे पता है कि जो प्लस क्यू आवेश यदि मैं सेंटर पॉइंट पे मानता हूँ तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो क्या होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस क्यू यदि मैं चार्ज ले लूँ यहाँ पे, तो आउटवर्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो बाहर की ओर होती है। तो ये वाइट कलर वाली जो भी आपको शो हो रही है, ये क्या है, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। इसमें जो रेड एरिया अपन ने एज्यूम कर रखा है वो क्या है अपने पास, स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट है। तो मैं लिख सकता हूँ कि इस वॉल्यूम एलिमेंट से पर यूनिट सेकेंड में जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है बाहर की ओर जाती है, वो इसका क्या होगा, डाइवर्जेंस होगा। तो यदि कोई ऐसा कंसेप्ट आता है तो यहाँ पे अपन ने लिखा है कि माना कि परिबद्ध आयतन में द्रव का स्रोत स्थित है। क्या है अपने पास, कोई परिबद्ध आयतन में कौन सा है, द्रव का स्रोत स्थित है। मैं लिख सकता हूँ कि ये द्रव का सोर्स है जिससे द्रव बाहर की ओर निर्गत हो रहा है, पानी बाहर की ओर जा रहा है, अतः उसका डाइवर्जेंस क्या होगा, धनात्मक होगा। सपोज देयर इज ए सोर्स ऑफ लिक्विड इन ए कन्फाइंड वॉल्यूम फ्रॉम विच द लिक्विड इज कमिंग आउट, हेंस इट डाइवर्जेंस इज पॉजिटिव। तो ये इसका डाइवर्जेंस क्या बताएगा, पॉजिटिव शो करेगा। फिर मैं लिख सकता हूँ कि यदि इसी जगह पानी की जगह मेरे पास क्या है, कोई चार्ज रखा हुआ है, यदि धनात्मक आवेश पर स्थिर अवस्था में है, यदि धनात्मक आवेश स्थिर अवस्था में है इसके सेंटर में, तो उसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर जाती हुई होती है। तो वाइट कलर में जो आपको दिख रही है वो विद्युत क्षेत्र रेखा है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं। तो विद्युत क्षेत्र का डाइवर्जेंस क्या होगा, धनात्मक होगा। तो ऐसा जहाँ भी कंसेप्ट आ जाए कि प्लस क्यू चार्ज है, कोई सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ कि वहाँ पर ऑलवेज जो डाइवर्जेंस आएगा वो क्या आएगा, डाइवर्जेंस ए इज इक्वल टू क्या बनेगा अपने पास, पॉजिटिव बनेगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि डाइवर्जेंस यहाँ पर किसी भी वेक्टर फील्ड के लिए क्या आएगा, पॉजिटिव। क्लियर। जस्ट इसी का ऑपोजिट ले तो वो क्या होगा, नेगेटिव डाइवर्जेंस को शो करेगा, जैसे अपन ने लिया है। आगे देखो सेकंड पॉइंट आपको दिख रहा होगा। सेकंड पॉइंट में है अपने पास कि यदि कोई परिबद्ध आयतन है। अब देखो यहाँ पे मैंने जो एरो बना रखे है वो अंदर की ओर है, फर्स्ट वाले में बाहर की ओर है। यानी ये अपने पास क्या है, एक सिंक है। ये अपने पास क्या है, एक सिंक है। सिंक में क्या होता है, यदि मैं चारों तरफ पानी डालता हूँ, क्या होता है सिंक में, आप सभी ने देखा हुआ है कि यदि मैं ये अपना कोई सिंक है और मैं यहाँ पर पानी डालता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ, तो ये पानी क्या होगा, धीरे धीरे इस सिंक के अंदर जाके समाहित होगा। क्या होगा, इस टाइप से पानी ये अंदर जाके क्या होगा, समाहित होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, इसके अंदर की ओर रहेगी, इनवर्ट डायरेक्शन में रहेगी। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे सेम एजीटी, यदि मैं यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज को एज्यूम करूँ, क्या करूँ, इस सेंटर पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज को एज्यूम करूँ, तो मुझे पता है कि माइनस क्यू चार्ज है, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है वो इनवर्ट डायरेक्शन में होती है। कैसी होती है, इनवर्ट डायरेक्शन में अंदर की ओर आती हुई होती है। यदि ये इनवर्ट डायरेक्शन में है और इसमें जो ये रेड सरफेस माना है, स्मॉल एलिमेंट है, वॉल्यूम एलिमेंट है, तो मैं लिख सकता हूँ कि पर यूनिट वॉल्यूम इसमें फ्लक्स की मात्रा कितनी आ रही है वो इसका क्या बताएगा, डाइवर्जेंस बताएगा। तो इस कंसेप्ट में यदि ये एज ए सिंक बिहेव कर रहा है तो इसका जो डाइवर्जेंस होगा वो क्या होगा, ऑलवेज डाइवर्जेंस ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। तो इस केस में अपना डाइवर्जेंस क्या बनेगा, नेगेटिव। तो अपन को पता लग गया कि डाइवर्जेंस पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा। तो यहाँ पे लिखा है कि माना कोई परिबद्ध आयतन है जिसमें द्रव का सिंक स्थित है, जिससे द्रव अंदर आकर समाहित होता है, ठीक है, वह उसका डाइवर्जेंस क्या होगा, ऋणात्मक होता है। सपोज देयर इज ए सिंक ऑफ ए लिक्विड इन ए कन्फाइंड वॉल्यूम ड्यू टू विच द लिक्विड कम्स इनसाइड द गेट्स एब्जॉर्ब्ड, हेंस इट डाइवर्जेंस इज नेगेटिव। यदि ऋणात्मक आवेश है, इसकी सिंक की जगह में माइनस क्यू आवेश भी एज्यूम कर सकता हूँ। यदि ऋणात्मक आवेश स्थिर अवस्था में हो तो उसकी विद्युत क्षेत्र रेखा अंदर की ओर आती हुई, आपको व्हाइट कलर में दिख रही है कि वो अंदर की ओर आती हुई प्रतीत होती है, तो विद्युत क्षेत्र का डाइवर्जेंस क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इफ ए नेगेटिव चार्ज इज इन स्टेशनरी स्टेट, इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर कमिंग इनवर्ट, देन द डाइवर्जेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नेगेटिव। तो यदि कोई ऐसा कंसेप्ट आए तो ये अपन को क्या बताएगा, डाइवर्जेंस नेगेटिव बताएगा। आपको जो नोट्स बना रहे हो आप,
उसमें एज आपको हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेज यहाँ पे लिखी हुई है आपके सामने, सारे डायग्राम बने हुए हैं। तो एज आपको नोट्स में ऐसे का ऐसे लिखना है जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और जैसे आपके सामने लिखा हुआ है। और ये बुक की लैंग्वेज नहीं है, ये प्रॉपर अपने नोट्स की लैंग्वेज है जो अपने द्वारा खुद से बनाई जाती है। तो आपको भी एग्जाम में ये ही लैंग्वेज ऐसे ही यूज करनी है, ना कि बुक वाली एज यूज करनी है। फिर अपन बात करते हैं डाइवर्जेंस पॉजिटिव हो गया, डाइवर्जेंस नेगेटिव हो गया। तो मुझे पता है कि डाइवर्जेंस जीरो भी तो आएगा बीच में। तो देखो डाइवर्जेंस जीरो कब आएगा, तो ये वाला एक आपने पढ़ रखा है कि जब मैंने ग्रेडियंट डेल के बारे में बताया था, तो वहाँ पे बताया था कि जो डेल होता है या ग्रेडियंट होता है वो जीरो भी होता है या डाइवर्जेंस जीरो भी होता है। तो डाइवर्जेंस जीरो कब होता है, तो वहाँ पे एक नाम पढ़ा था अपन ने, परिनलिके सदिश। क्या पढ़ा था, सोलिनॉइड वेक्टर। क्या पढ़ा था अपन ने, परिनलिके सदिश। तो देखो यहाँ पे परिनलिके सदिश में क्या होता है, जैसे मैंने ये कोई सरफेस एलिमेंट ले लिया या कोई वॉल्यूम एलिमेंट ले लिया, ये मैंने क्या ले लिया, कोई स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट ले लिया, इससे जो फ्लक्स की मात्रा है, यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर जितनी आ रही है उतनी ही बाहर निकल रही है, जितनी यहाँ से अंदर एंटर कर रही है उतनी ही बाहर निकल रही है। यानी मैं कह सकता हूँ कि इधर का डाइवर्जेंस ये क्या है, आने वाला है, आने वाला यानी क्या हुआ है अपने पास, डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा अपना, नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस नेगेटिव। यानी इधर वाले पार्ट की बात करें तो इधर वाले पार्ट का डाइवर्जेंस क्या होगा अपने पास, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि वो एक तरीके से सिंक के अंदर जा रहा है। और यहाँ से अपन कहते हैं कि ये क्या होगा, यहाँ पे बाहर निकल रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये डाइवर्जेंस क्या बताएगा, पॉजिटिव बताएगा। और यदि ये डाइवर्जेंस पॉजिटिव है और ये डाइवर्जेंस नेगेटिव है तो इसका रिजल्टेंट डाइवर्जेंस कितना, जीरो। रिजल्टेंट डाइवर्जेंस कितना, जीरो। तो मैं लिख सकता हूँ कि इसका रिजल्टेंट डाइवर्जेंस कितना आएगा, जीरो। ऐसे यदि मैं कहता हूँ कि यहाँ पे कोई प्लस क्यू चार्ज लेते हैं और यहाँ पे क्या लेते हैं, कोई माइनस क्यू चार्ज लेते हैं, यदि आवेश के बेस पे देखते हैं तो मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर जाती है। यानी ये कैसे जाएगी, प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर, ऐसे जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे प्लस क्यू से कहाँ जाएगी, माइनस क्यू की ओर। तो इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, ये वाली। इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, ये वाली। तो देखो इसका डाइवर्जेंस पॉजिटिव होगा, इसका डाइवर्जेंस नेगेटिव होगा, रिजल्टेंट डाइवर्जेंस इसका भी कितना, जीरो। तो ये होता है अपने पास डाइवर्जेंस का फिजिकल मीनिंग। ऐसे यदि मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में भी देख सकता हूँ, एन से एस में, तो एन से एस में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती है उसका भी डाइवर्जेंस क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे लिखा है कि ये ऐसे सदिश क्षेत्र जिनका डाइवर्जेंस शून्य प्राप्त होता है उसे परिनलिकीय सदिश कहते हैं। ये अपन पहले भी चल चुके हैं, वो क्या होता है, सोलिनॉइड वेक्टर होता है। परिनलिकीय सदिश होता है जिसका डाइवर्जेंस जीरो आता है। और मुझे पता है कि डेल डॉट बी ऑलवेज आपका क्या मिलता है, जीरो मिलता है। इसलिए ये जो बी वेक्टर होता है वो क्या होता है, परिनलिकीय सदिश होता है। चुंबकीय क्षेत्र बी एक परिनलिकीय सदिश है, तो ये मैक्सवेल इक्वेशन होती है। तो मुझे पता है डेल डॉट बी डाइवर्जेंस है, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। तो सच वेक्टर फील्ड विद डाइवर्जेंस इज जीरो आर कॉल्ड अ पैराबोलिक वेक्टर। ये पैराबोलिक नहीं है, ये ध्यान रखना, क्या है, सोलिनॉइड है। क्या है अपने पास, सोलिनॉइड। ये पैराबोलिक मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक है। सोलिनॉइड वेक्टर्स हैं। मैग्नेटिक फील्ड बी इज ए सोलिनॉइड वेक्टर। फिर अपन ने लिखा है कि यदि किसी द्रव की मात्रा में न तो वृद्धि होती है और न ही कमी होती है तो उसका डाइवर्जेंस क्या होगा, जीरो। अब देखो सोर्स में जब बात की थी तो द्रव बाहर की ओर जा रहा था, सिंक में जब बात की तो द्रव अंदर की ओर आ रहा था। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं कि द्रव न तो कम होता है न बढ़ता है, तो उसका डाइवर्जेंस भी क्या होना चाहिए, जीरो। फिर अपन ने लिखा है इफ द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज इफ डाइवर्जेंस विल बी जीरो। फिर अपन ने लिखा है नेक्स्ट स्टेटमेंट में, ये है अपने पास क्या, कि यदि परिबद्ध आयतन में, नेक्स्ट स्टेटमेंट में अपन ने लिखा है कि यदि परिबद्ध आयतन में स्रोत और सिंक दोनों ही उपस्थित है, यानी एक ही सिस्टम है, इसमें सोर्स भी आ जाए आपका और सिंक भी आ जाए, तो मुझे पता है कि सोर्स की वजह से डाइवर्जेंस पॉजिटिव आएगा, सिंक की वजह से डाइवर्जेंस नेगेटिव आएगा और रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। तो दोनों ही उपस्थित हो या दोनों ही उपस्थित न हो तो द्रव की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो या तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे कोई सोर्स था, यहाँ पे क्या था, कोई सोर्स था, यहाँ पे तो क्या था अपने पास, कोई सोर्स था। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे कोई सोर्स था और यहाँ पे क्या था, कोई सिंक था। यहाँ पे क्या था, या तो ये दोनों ही उपस्थित हो या फिर दोनों ही उपस्थित ना हो। मान लिया ये दोनों उपस्थित है, सोर्स से पानी निकला, कहाँ गया, सिंक के अंदर गया। सोर्स से पानी निकल कर कहाँ गया, सिंक के अंदर गया। यानी मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ से डाइवर्जेंस जितना पानी निकलेगा उतना का उतना कहाँ जाएगा, सिंक में जाएगा। जैसे आपने किचन में यूज किया होगा कि कोई नल है, वहाँ से पानी निकलता है तो वो एक सोर्स का बिहेव है, सोर्स का काम कर रहा है और सारा का सारा पानी कहाँ जा रहा है, सिंक के अंदर जा रहा है, यानी उसका डाइवर्जेंस भी कितना होना चाहिए, जीरो।
कि जितना पानी निकला है उतना पानी सिंक के अंदर गया है। ऐसा नहीं है कि पानी तो वहाँ सोर्स से तो कम निकला और सिंक में ज़्यादा गया, ऐसा पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं है। तो मैं लिख सकता हूँ कि जहाँ पर पानी की मात्रा इक्वल रहती है दोनों जगह, ना तो ज़्यादा होती है ना कम होती है दोनों में, तो वही उसका डाइवर्जेंस क्या बताएगा? 0 बताएगा। यहाँ पे लिखा है इफ़ बोथ सोर्स एंड सिंक आर प्रेजेंट इन द बाउंडेड वॉल्यूम और बोथ आर नॉट प्रेजेंट देयर इज नो चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ द लिक्विड। माना कि किसी परिबद्ध आयतन में धनात्मक व ऋणात्मक आवेश होता है, जो जितनी धनात्मक आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर जाएगी उतनी ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर आ जाएगी, अतः उसका डाइवर्जेंस भी क्या होगा? 0 होगा। सपोज देयर आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज लोकेटेड इन ए कन्फाइंड वॉल्यूम, देन एट मच एज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स विल मूव आउटवर्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स विल मूव इनवर्ड, हेंस डाइवर्जेंस विल बी 0। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जितना डाइवर्जेंस पॉजिटिव जाएगा उतना ही डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, और रिजल्टेंट डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा? इसका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन ने बात की डाइवर्जेंस की तीनों टर्म की, कि डाइवर्जेंस पॉजिटिव कब होता है, डाइवर्जेंस नेगेटिव कब होता है और डाइवर्जेंस 0 कब होता है। तो यहाँ से अपन ने डाइवर्जेंस पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0, और यहाँ पे अपने पास डाइवर्जेंस का क्या फिजिकल मीनिंग निकलता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, इस चीज़ के बारे में अपन ने देखा। तो आज की क्लास में तो इतना ही। अब अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा, जैसे अपन ने अदिश क्षेत्र की प्रवणता यानी ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखा था, वैसे इस डाइवर्जेंस का भी मैथमेटिकल डेरिवेशन होगा, और उसमें भी अपन क्या करेंगे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में डाइवर्जेंस ए को किस तरीके से लिखा जाता है उसके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।